इस संस्था का नाम पेड टू पे ही क्यों रखा गया, जेड टू पे क्यों नहीं रखा गया या कुछ और क्यों नहीं रखा गया? हाँ, क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अंदर दान लेना और दान देना ये अवैध नहीं है। दान लेना और दान देना अवैध नहीं है। और कोई भी एक सामाजिक संस्था होती है वो दान स्वरूप लेती है और दान स्वरूप आपको देती है। जैसे आज संस्था के पास दान आएगा तभी तो लोगों को दान दे पाएगी। तो सबसे पहले ये संस्था दान लेती है और उसके बदले में दान देती है। ठीक है। अब सबसे मेन चीज ये है कि पेड टू पे सोशल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? पेड टू पे सोशल फाउंडेशन की स्थापना 4 अप्रैल 2018 को इसकी स्थापना हुई जयपुर जिले से स्टार्ट हुई। ठीक है। 4 अप्रैल 2018 से इस संस्था की स्थापना हुई। अभी तक मैं बात करूं तो लगभग इसको 6 साल पूरे होने वाले हैं। 4 अप्रैल 2024 को ये संस्था 6 साल कंप्लीट कर लेगी। और इन 6 साल के अंदर संस्था में लगभग 10 से 15 लाख लोगों को परिवार हो चुका है। ठीक है। और उन 10 से 15 लाख लोगों में से लगभग 4 लाख या मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मार्च की चल रही है तो हो सकता है कि नया डाटा अपने पास में आ जाए। मैं एक लमसम आपको बताने वाला हूँ। लगभग 4 लाख बच्चियों को जिनके शादी में कन्यादान स्वरूप या बेटी जन्म के ऊपर आर्थिक सहायता स्वरूप चेक और सहायता राशि में गिफ्ट स्वरूप उनको वितरण किए गए हैं। ठीक है। अभी 6 साल के अंदर संस्था कहाँ काम कर रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे भारतवर्ष में ये संस्था काम कर रही है। काफी लोगों का क्वेश्चन बनता है जैसे अभी मैं बीच में एमपी गया था तो एक क्वेश्चन उनका ये था कि सर आप यहाँ हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपने इसकी अनुमति ली है? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी संस्था जब भी काम करती है समाज के अंदर तो वो पूरे लाइसेंस के साथ में, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो काम करती है। और उन डॉक्यूमेंट्स में लगभग 14 लाइसेंस संस्था के पास में है, जिनके पीछे ये संस्था पूरे भारत में काम करती है। आप लोग काफी लोगों में से ऐसे लोग भी होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो बोलते होंगे भारत सरकार की नीति आयोग से मान्यता प्राप्त संस्था, तो वो भी इसका एक हिस्सा है। पेड टू पे सोशल फाउंडेशन का एक लाइसेंस वो भी है। तो ये लाइसेंस के पीछे संस्था काम करती है। ये लाइसेंस की जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए कि कौन कौन से लाइसेंस है। इसके लिए संस्था हमेशा आपको एजुकेशन मीटिंग में बुलाती रहती है और उसमें एक पूरा लाइसेंस के बाद पूरा विवरण भी देती है। वो लाइसेंस किस किस क्षेत्र में काम आते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। अभी आने वाले समय में संस्था को एक और लाइसेंस मिलने वाला है जो कि श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से मिलने वाला है। जैसे वो लाइसेंस मिल जाएगा तो जो 5 बेनिफिट आप लोगों को मार्केट में बताते हैं उस 5 बेनिफिट के अलावा आप उनको स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं इस संस्था के माध्यम से। ठीक है। वो क्या रहेगा उसको थोड़ा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? पूरे भारतवर्ष के अंदर संस्था लगभग 18 ऑफिस खोल चुकी है जिसके तहत काम हो रहा है। क्योंकि देखो अगर ऑफिस एक ही जगह पे होगा तो जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को आर्थिक सहायता चाहिए या किसी को स्टेशनरी वगैरह चाहिए या कुछ और आइटम उसको चाहिए, तो वो कहाँ से उसको प्रोवाइड करवाएंगे? तो जैसे मान लीजिए अगर आपके क्षेत्र की मैं बात करूँ, बाड़मेर में भी जैसे ऑफिस नहीं है इसका,
अभी बाड़मेर का काम कहाँ से हो रहा है? जयपुर ऑफिस से हो रहा है या फिर दौसा ऑफिस से हो रहा है। इन फ्यूचर में बाड़मेर में भी ऑफिस खुल जाएगा। उसके लिए संस्था कुछ आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि यहाँ आपके क्षेत्र से कोई एरिया मैनेजर के पद पे चला जाए, उसके बाद में वो आपको यहाँ पे ऑफिस खोल देती है। उस एरिया मैनेजर के अंडर में एक ऑफिस खोल देती है। जो आज काम आपके जयपुर या दौसा ऑफिस में हो रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप बाड़मेर से ही कर सकते हैं। अभी 18 ऑफिस तो खुल चुके हैं। 3 ऑफिस उन्होंने प्री अनाउंसमेंट कर दिया है, जिनमें एक उज्जैन में हो गया, एक दिल्ली में हो गया, एक अपने चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जहाँ जहाँ संस्था का काम थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ ऑफिस खुलते चले जा रहे हैं। ठीक है, सोशल फाउंडेशन को चलाने वाली कोर कमेटी है, जिसमें लगभग 6 सदस्य हैं। ठीक है, और उन 6 सदस्यों का अलग अलग उन्होंने पद चुनाव के तहत निर्धारण कर रखा है। इसमें पहला नाम है प्रभुदयाल शर्मा, जो कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में आसीन है। दूसरे पद पे हैं मुस्कान शर्मा, जो कि राष्ट्रीय सचिव के पद पे हैं। कोर कमेटी के बारे में काफी लोगों को पता है या नहीं है या नहीं है? इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप इनका नाम याद रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए इसके बारे में। तीसरा है हिम्मत सिंह, जो कि राष्ट्रीय महासचिव के पद पे है। ठीक है, चौथा है अपने अनुराधा शर्मा, जो कि कोषाध्यक्ष पद पे हैं। पांचवा है जेपी मीणा, और छठा है सीपी शर्मा। जेपी मीणा सर अपने राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष हैं, और सीपी शर्मा अपने राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये 6 कोर कमेटी सदस्य हैं जो को देखते हैं, जिनके मतों के अकॉर्डिंग ये संसद चल रही है। समाज में क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, आज के पहले कितने लोगों को पता था कितने कोर कमेटी है? नहीं पता था ना। ये जरूरी होता है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? हटा दो उसको। अब ये संस्था किस चीज पे काम करती है? किस उद्देश्य पे काम करती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को सक्षम बनाओ, इस उद्देश्य पे काम करती है। बेटी बचाओ आज एक सबसे बड़ा इंडियन गवर्नमेंट का भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है इस चीज पे, साथ ही साथ में अपनी संस्था भी इस चीज पे काम कर रही है। बेटी बचाओ के तहत आपने देखा होगा कि आज की 5 साल पहले या 4 साल पहले रूढ़िवादिता के हिसाब से बात करें या कैसे भी मानेंगे, गांव की पुरानी औरतें जब किसी प्रेग्नेंट महिला को बच्ची का जन्म होता था
या फिर गर्भ के दौरान मालूम चलता था कि पेट के अंदर बेटी है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, उसको गर्भपात कराने की कोशिश करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, बेटी बचाओ के नारे के तहत उस पर काम करना स्टार्ट किया, उस मुहिम पे काम करना स्टार्ट किया। सेम पेट टू पेट सोशल फाउंडेशन भी उसी मुहिम के तहत कन्या के जन्म पे एक प्रोत्साहन राशि के रूप में मान के चलिए या उपहार स्वरूप मान के चलिए, जब उसको बांटेंगे तो वो बेटी बचाने के नारे के तहत उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, बेटी को पढ़ाना है तो बेटी शिक्षा योजना के तहत संस्था उस पर भी काम कर रही है। और बेटी को सक्षम बनाना है। आज अपने हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी महिलाएं हैं, काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी माता बहनें हैं जो कि आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, पर उनके पास में रोजगार ही नहीं है, या कहें तो काम ही नहीं है। काफ़ी लेडीज ऐसी है जो ये सोचती है कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जगह काम करती हूँ, 11 बजे तक काम करती हूँ, उसके बाद में फ्री हो जाती हूँ 4 बजे बाद में वापस से करके काम में लग जाती है। तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में काफ़ी महिलाओं को या काफ़ी गर्ल्स को कुछ न कुछ ऐसा रोजगार चाहिए होता है जिसके तहत वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। ठीक है, तो ये संस्था में काफ़ी महिलाएं और गर्ल्स काम करके अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं, जिनके हिसाब से संस्था को प्रोत्साहन राशि दे रही है। ठीक है, अभी ये संस्था क्या करती है, एक दान स्वरूप एक राशि आपसे लेती है और वो होती है 550। ठीक है, आज भी हमारे घर में या हमारे क्षेत्र में, गली मोहल्ले में, गांव में किसी भी मंदिर के निर्माण के लिए या किसी भी मस्जिद के निर्माण के लिए या किसी भी भंडारे के लिए या कोई भी धार्मिक काम के लिए मान के चलो, घर पे कोई भी आदमी आते हैं और धर्म के नाम पे मान लीजिए 500 की रसीद काट के चले जाते हैं या 1100 की रसीद काट के चले जाते हैं या 300 की रसीद काट के चले जाते हैं। दान हम वहाँ पे भी करेंगे, बट वो दान के बदले अपने को वापस कोई दान नहीं मिलता है। एक मन में अपनी भावना होती है कि मैंने धर्म के नाम पे कुछ सहायता राशि दी है, बट ये संस्था आप जो उसको दान देते हो, उस दान के बदले ये आपको वापस से एक दान स्वरूप कुछ देती है। और वो क्या, किस रूप में देती है? वो पहला रूप होता है कन्यादान की रूप में। ठीक है, कन्यादान किसका? बहन का या बेटी का, चाहे बहन की शादी हो या बेटी की शादी हो, उसमें ये कन्यादान देती है। ठीक है, दूसरा, बेटी के जन्म पे, ठीक है, ये दोनों चीज संस्था 90 दिन बाद से देना स्टार्ट होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन दोनों के अंदर, काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं तो पूछते भी हैं कि मेरी बहन है, चाचा ताऊ की बहन वो है, तो क्या उसकी शादी में मिल जाएगा, या मेरी छोटे भाई की बेटी है, क्या उसकी शादी में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, जैसे मैंने मेरा फॉर्म भरा, मेरे फॉर्म भरने से मेरे को अगर बेटी का जन्म हुआ तो मुझे मिल गया। अगर मेरे छोटे भाई, मेरा फॉर्म भरा हुआ है और मेरे छोटे भाई के बेटी का जन्म हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा मिलेगा। संस्था ये बोल रही है कि ब्लड रिलेशन में या तो खुद की बहन होनी चाहिए, सगी बहन होनी चाहिए, या खुद की बेटी होनी चाहिए, उसकी शादी होनी। हम किस तरह का फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे? हम 15 साल से अगर नीचे कोई बच्ची का जन्म है, मान लीजिए कि कोई भी बच्ची ऐसी है जो 15 साल से छोटी है, उस बच्ची का जो
अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका माता पिता या भाई जो कि 18 साल प्लस हो, तीनों में से किसी के भी नाम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? अगर 15 साल से बड़ी बच्ची है तो उसका खुद का आप आधार कार्ड लगा सकते हो। ठीक है? ये चीज काफी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो छोटी बच्चियों का आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा के उनका फॉर्म भर देते हैं। 15 साल से ऊपर। हमें 18 साल से बताया। अच्छा, 18 साल से ऊपर है ना, तो नहीं आप 15 साल से ऊपर की बच्ची का फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन 18 18 साल किसका है वो बताऊंगा। 18 साल किसका है वो मैं आपको बताऊंगा। वो अनाथ बच्ची की नहीं, अनाथ बच्ची का थोड़ी बता रहा हूँ। हमें नहीं बताया, लेकिन हो सकता है। हाँ, कोई बात नहीं। देखो देखो इसीलिए आज एजुकेशन मीटिंग आप लोगों की रखी गई है ताकि आप लोगों को हर एक चीज का मालूम चले। ठीक है ना? तो 15 साल से अगर कोई छोटी बच्ची है तो किसका फॉर्म भरना है? या तो माँ का, या पिता का, या अपन भाई का, तीनों में से किसी का भी अपन फॉर्म कर सकते हैं। और अगर 15 साल से बड़ी बच्ची है तो उसका खुद का भी लगा के हम भर सकते हैं। खुद का नहीं लगाओगे, उसके माता पिता का भरोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका ही भरना है, पर आप भर सकते हैं 15 साल से बड़ी बच्ची। क्लियर है? तो दो बेनिफिट तो संस्था अपने को ये देती है। दोनों में से कोई भी बेनिफिट जो आपके जीवन में होता है तो आप ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है? जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना से अगर उसकी मृत्यु होती है, रोड एक्सीडेंट में अगर उसकी डेथ होती है, तो ऐसी दुखद घड़ी के अंदर संस्था उसके परिवार वालों को एक आर्थिक सहायता रूप में उनको एक मदद करती है। ठीक है? मान लीजिए और सड़क दुर्घटना के अंदर हॉस्पिटल खर्च ज्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटल खर्च ज्यादा हो गए, तो उसके इलाज के लिए संस्था उसको देती है। या भयंकर बीमारी हो जाए, भयंकर बीमारी में अपने इंडिया में 5 बीमारी को मेजर माना गया है, जिसमें कैंसर हो गया, HIV हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और एक लकवा। इन 5 बीमारियों को संस्था ने भी मेजर बीमारी में काउंट किया है। तो इंडिया के अंदर ये 5 बीमारी की जगह 5 लगती है। ये 5 जैसे मान लीजिए ये 3 जो चीज़ है ना, सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर, सड़क दुर्घटना से हॉस्पिटल खर्चे होने पर और एक भयंकर बीमारी होने पर, ये 3 चीजों के संस्था उसको 1 साल के लिए इंश्योर भी करती है कि अगर 1 साल के पीरियड में अगर आपके साथ में इन तीनों चीजों में से वैसे तो किसी के साथ में ऐसा हो नहीं, पर अगर हो जाता है उस केस में संस्था उसको भी एक आर्थिक सहायता के रूप में या इलाज के रूप में उसको मदद करती है। ठीक है सर? इसमें ब्लड जिसका फॉर्म भरा उसी की मान्य होगा उसी के लिए या ब्लड रिलेशन वाला? नहीं, ये जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए मान्य। अब मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ। अभी सीकर में एक बच्ची का फॉर्म भरा था उसके पिता के नाम से, और बाइक चलाते वक्त किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो संस्था ने उनको आर्थिक स्वरूप 50,000 का मतलब आर्थिक सहायता के रूप में उनको चेक बना के दिया। ठीक है? ऐसे ही मतलब एक बच्ची का और हो गया था, जिसे करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। तो वो करंट वाला केस सड़क दुर्घटना में नहीं आता है, पर उस बच्ची की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, इतनी वीक थी, तो हमने क्या करा, संस्था से थोड़ी सी अनुमति की कि मतलब आप इस बच्ची को
कुछ भूखा के दीजिए कि उस क्षेत्र के न किसी विधायक ने न किसी सरपंच ने कोई सहायता नहीं की उसके बाद। और जब संस्था को उसके बारे में अवगत कराएगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक सहायता रूप में उसको घर परिवार वालों को चेक बना के देगा। और आप मानेंगे नहीं, इस चेक को देने के लिए वो विधायक भी आए हैं और सरपंच भी हैं, वो बात करते हैं या अपने सिक्कर जिले की ही बात करते हैं। ठीक है, तो संस्था इन दोनों चीज़ के अंदर आपको आर्थिक सहायता के रूप में 1100 रुपये से लेके 1 लाख तक चेक के रूप में आपको एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब इसमें कई लोगों का क्वेश्चन ये बनता है सर, ये कितना बनेगा? इसका अनुमान ना आप लगा सकते हैं, इसका अनुमान ना हम लगा सकते हैं। इसका अनुमान सिर्फ और सिर्फ संस्था के पास में दान आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये और उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, इसके लिए आप कभी किसी को फिक्स कमिटमेंट नहीं करते। कई बार क्या होता है कि आपने कोई कमिटमेंट कर भी दिया, समझो अब आपने कम कमिटमेंट कर दिया, संस्था के पास उस टाइम दान ज़्यादा आ गया तो संस्था को बांटने में ज़्यादा दे दिया, फिर संस्था को रखना नहीं है, सब कुछ बांटना है संस्था को, उस टाइम पे फिर आपका कमिटमेंट झूठा हो जाएगा। या आपने ज़्यादा कमिटमेंट कर दिया, संस्था उस टाइम दान की कमी हो गई, दान कम है, तो देना तो दान में से ही है, तो वो चीज़ है, ये आप किसी को फिक्स कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो सब बोलने क्या पड़ता फिक्स नहीं करना। वही 1100 से लेके 1 लाख की आप 1 लाख तो सवाल वही करते हैं ना कि 1 लाख तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में तो क्या लगता है? क्या इस चीज़ बारे में हाँ 11 से लेके 1 लाख तक बोल दिया, हाँ, तो वो करे कि हम 10-15 साल बाद शादी तो उसकी अवधि भी देखी जाएगी, बताइए उसमें ट्रेड भी देखा कितना जाएगा, वर्क कर रहा है दोनों में। उसमें वो चीज़ भी देखी जाएगी। नहीं, हम उनको क्या स्टार्ट बताते हैं? वो मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में जब संस्था ने काम करना स्टार्ट किया था, तब दान के पास में प्रचुर मात्रा में आता था, लाभार्थी कम थे। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए आज 1000 रुपये को बांटना है और वो 1000 रुपये बांटने से 5 लोग हो गए, कितना पैसा जाएगा? ठीक है, अब वही चीज़ मैं बात करूँ, अगर वही लाभार्थी अगर ज़्यादा होते 5 की जगह अगर 20 होते तो फिर कितना जाता? कहने का मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना हूँ? तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है उसके दान के ऊपर। संस्था इसी चीज़ के लिए काम करती है कि अब संस्था को क्या कि समाज के अंदर काम करना है, तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। सर ये दान कहाँ से आता है? तो ये दान आप मान के चलो जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, कुछ तो 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं समाज के अंदर, कुछ अपने जैसे समाज में ही ऐसे काफ़ी दानवीर भी होते हैं जो संस्थाओं को दान करते हैं। ठीक है, तो ये दान वहाँ से इकट्ठा होता है और ये उसी से फिर ये 5 पॉइंट समझ में आ गए? मैं कर दूँ? कोई लिख रहा हो तो मैं अब इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो कि नोट करने वाला पॉइंट है। ये जो 550 रुपये का दान आप किससे लेंगे? जिसके माता पिता है, माँ है, पिता नहीं है, उससे भी ले सकते हैं, पिता है, माँ नहीं है, उससे भी ले सकते हैं। बट जो अनाथ बच्ची है, अनाथ बच्ची का मतलब जिसके माता पिता दोनों नहीं, ठीक है, और वो बच्ची 18 प्लस उसकी उम्र हो चुकी है, उस बच्ची का फॉर्म फ्री में भरेंगे। फॉर्म आप फ्री में भरेंगे, रसीद आप नहीं भरेंगे, रसीद संस्था से बन के आएगी। ठीक है, और उस बच्ची की शादी मेरी मिनिमम 90 दिन पहले भरना जरूरी होता है। फॉर्म सर ये सेम ही होगा? हाँ, फॉर्म सेम ही होगा, पर 90 दिन मिनिमम 90 दिन पहले भरना है। 1-2 साल पहले भर तो और भी अच्छी बात है, तो मिनिमम 90 दिन पहले भरना है। ऐसा नहीं कि कल उसकी शादी है आज उसका फॉर्म भर, ऐसा नहीं होगा। तो उसको फॉर्म भर देंगे तो फिर उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे? आपको ऑनलाइन नहीं करना, वो फॉर्म भर के अपने पास ऑफलाइन रखना है? फॉर्म भर के आपको संस्था में जमा करना है। वो संस्था में जैसे कि मान लो आज भर दिया और महीने भर तक पहुंच नहीं पाते हैं तो फिर क्या रहेगी वैधता उसकी? नहीं सर, देखो ऐसा है कि फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि महीने भर मेरे पास में रहेगा तो कम से कम आप फिर उससे कम से कम 4 महीने पहले फॉर्म भरो।
6 महीने तो पहले आपको कोई मिला ही लगता है कि इस बच्ची की आज के 3 महीने बाद में ही शादी है, तो आप उसको थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दीजिए। अब महीने पर रखते ही क्यों? ऐसी कोई प्रक्रिया है जो वहाँ पहुँच नहीं सकते और फॉर्म पहुँचा सकते हैं? वो आप इंडियन पोस्ट कर दीजिए किसी भी सीनियर के एड्रेस पे या फिर संस्था के एड्रेस पे। वो मान्य होगा? मान लीजिए वो वापस रसीद कर देगी ना। वो रसीद वापस हमें कैसे मिलेगी? हाँ, जिस दिन की डेट टिकट देगी ना उस दिन मान्य होगा। लेकिन वो रसीद वापस ऐसे पोस्ट के जरिए भेजेंगे तो वापस उपलब्ध होगी हमें या नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर मैं भी आज जैसे MP, UP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब जगह हम काम करते हैं, अनाथ बच्चे आपको हर जगह मिलते हैं। और संस्था ने इन अनाथ बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मीडिया उठा जी जी भाई, समाज सेवा अपने को करनी है सर। जी जी। हम भी समाज सेवा का हिस्सा ही तो हैं, और समाज सेवा का हिस्सा बने हैं तो क्यों अनाथ बच्चों की हम सेवा करना है। जी ठीक है सर एक क्वेश्चन है, जिसकी 6 बच्चियां हैं, उसके बाप का साया उठ गया है और उसका भाई परिवार सब गरीब है, चाचा है वो भी पागल है, उसकी चाची है वो मर गया, छोड़ के चली गई, उसके साथ उसे कैसे काम करना है? तो उसके कोई गार्जियंस बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी पापा कोई मम्मी नहीं। एक कमाती है, वो सात बहने हैं, सभी 7 ही बहने छोटी छोटी, एक है शायद 17-18 साल की। देखो सर, अनाथ बच्ची का क्राइटेरिया तो ये होता है कि आप जिसको माता पिता दोनों नहीं हो, और माता पिता दोनों नहीं हो उसके लिए भी संस्था आपसे प्रूफ मांगेगी, या तो आप उनको डेथ सर्टिफिकेट दो दोनों के। अगर आपके पास दोनों का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पंचायत से भी लिखवा के दे सकते हो कि ये बच्ची हमारी नज़र में अनाथ है। पंचायत का लेटर हेड होता है ना, उस पर लिखवा के सरपंच के सील एंड साइन भी करवा के दे सकते हो। वो तो अनाथ है, उसकी माता है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ सर, जो अनाथ बच्ची की कैटेगरी में आता है तो उसके लिए तो ये चीज़ है, जो अनाथ बच्ची की कैटेगरी में नहीं आता है उसके लिए वही प्रावधान है क्योंकि फिर सर ऐसे तो अपने पास अलग क्षेत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि संस्था भी दान लेने और देने में काम करता है। अगर सर ये हो सकता है कि सर आपने उनका फॉर्म भर दिया, जब उनकी शादी होगी उसमें थोड़ा सा हम अप्रोच करके या फिर संस्था से बोल के थोड़ा सा उसको ज़्यादा अनुदान बनवाने की कोशिश करें, ये हो सकता है। जैसे सर उसकी इन्होंने बताया ये मदर एक ही है, कोई नहीं है, 6-7 लड़कियां हैं, उनके तो फॉर्म कितने भर सकती है वो? 6-7 बच्चे होते हैं। देखो सर, किसी आपको कई गार्जियंस ऐसे मिलेंगे जिनकी एक बच्ची होगी, कई गार्जियंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वो सबका फॉर्म बनवाना चाहते हैं तो सबका आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये और छोटी है जैसे नहीं, 15 अगर साल 15 साल से छोटी है तो माँ के नाम से भर सकते हैं। माँ के नाम से सारे माँ तो एक ही है ना, माँ तो एक 17 साल की है, लाल के सब छोटी छोटी है। हाँ, तो एक माँ के आधार कार्ड से फॉर्म भर सकते हैं। एक नाम से भर सकते हैं ना, मदर के कितने नाम फॉर्म भर सकते हैं उनके? जितनी बच्ची आपको फॉर्म मदर भरवाना सुने, 6 बच्चियां। नाम से भर सकते हैं। सर एक रसीद पे एक कोई फायदा मिलेगा सर, जैसे सर एक भाई, जैसे आप सभी बच्चों की शादी एक साथ कर रहे हो तब तो एक साथ लगा दो, एक साथ मिल जाएगा। अलग अलग आप शादी कर रहे हो, अलग अलग तो एक रसीद एक बार ही काम आ सकती हाँ, है। एक रसीद एक वन टाइम से मिलेगा, वन टाइम डोनेशन। और सर जो अनाथ जो बच्चियाँ होती है तो उनके डॉक्यूमेंट क्या लेने पड़ते हैं? उसके माँ बाप दोनों होते ही नहीं है तो फिर अनाथ बच्ची के लिए आधार कार्ड की कॉपी हो गई, दूसरा माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र हो गई। ठीक है, अब ये मान लीजिए किसी के पास में नहीं मिलेगा, कई लोगों के पास में आपको नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पंचायत से या जो भी अपने नगर पालिका लगता है या फिर कोई भी होता है, लेटर हेड पे आप लिखवा के दे सकते हो, सीलिंग साइन से पंचायत से लिखवाओ तो सरपंच के लेटर हेड पे, पंचायत के लेटर हेड पे उस पर सरपंच की सील साइन होनी चाहिए, ये बच्ची हमारी नज़र में अनाथ है और जो भी इसको राजकीय या कोई भी सुविधा होती है वो इसको प्रदान की जाए, इतना सा लिखवा के आप कर सकते हैं। जी मैम, आपको कोई दीजिएगा? ये कि बच्ची अनाथ है और पता नहीं था पता कुछ। नहीं था पहले के ये ना ये पे जन्म के प्रमाण पत्र नहीं थे तो है ना इतने 5.5 लाख रुपए पड़ तो आप अनाथ का भी फॉर्म भर दीजिए। एक और बोल दो। गए। अनाथ नहीं बस बन बिल्कुल। आज दे दो आधार कार्ड। तो आपका आधार कार्ड अगर मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास में है तो वो दे दीजिए, नहीं है
तो पंचायत के लेटरनेट पे आप लिखवा के लैंग्वेज जो होती है वो नॉर्मल लैंग्वेज है कि ये बच्ची हमारी नज़र में, पंचायत की नज़र के अंदर हम अनाथ हैं, जो भी राजकीय या फिर जो भी कोई सुविधा होती है वो इसको दीजिए। इतना सा कहती वो सरपंच के सहायक और सील होनी चाहिए। तो सर वो लेट हो गया तो शादी तो इनकी फॉर्म भरने के 5-6 महीने फॉर्म भरने के 5-6 महीने एजेंट काम कर रहे हैं। अच्छा तो काम अलग मिलेगा, ये अनाथ वाले को अलग दोनों उस पर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं करनी। फायदा दोनों को मिल जाएगा। दोनों को मिल दोनों को मिलेगा। अभी शादी थोड़ा ना हो गई, शादी कभी नहीं होती, कब है शादी? शादी का कोई कैसे हाँ तो वो भर दीजिए ना करिए, अनाथ का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, क्लियर है? सर ये जैसे फॉर्म भरते हैं तो इनको दोनों आईडी का फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल ठीक है। तो सर रिक्वेस्ट भी 2 बार भेजनी पड़ेगी ना, 2 बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। वो तो इसकी शादी होगी। अनाथ बच्ची का अलग से भेजना पड़ेगा, हाँ, वो तो भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? अभी भाई साहब का क्वेश्चन था, सरकारी क्वेश्चन था कि संस्था को दान कहाँ से मिलता है। तो संस्था को दान उसकी कार्य से के अकॉर्डिंग, रूप के अकॉर्डिंग मिलता है। तो संस्था समाज में किन किन सामाजिक कार्यों पे काम करती है, वो कुछ मैं कार्य कुछ बता देता हूँ जिनके तहत ये काम करती है। और उनके तहत संस्था काफ़ी सारी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी आती है और दान निगम की तरफ से फंडिंग भी आती है। इसमें पहला कार्य है पर्यावरण सुरक्षा योजना के तहत। ये संस्था पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं उनको एक कार्य भी देती है जिनके तहत उनको पेड़ लगाने होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य हो गया बेटी शिक्षा योजना। बेटी शिक्षा योजना के तहत शिक्षा सामग्री वितरण करने का कार्य भी देती है मैं एजेंटों को, उनके कार्य करता हूँ, जिसके तहत बेटी शिक्षा योजना के तहत काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि किसी बच्चे के पास में रूल नहीं है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है या बैग वगैरह नहीं है, स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, तो शिक्षा सामग्री वितरण करने का कार्य भी देती है। तीसरा है बेटी महामारी योजना। बेटी महामारी योजना के तहत सैनिटरी पैड वितरण करने का कार्य भी करती है। चौथा है बेटी स्कूटी योजना। बेटी स्कूटी योजना के तहत ये संस्था प्रदूषण रहित स्कूटी बेटियों को प्रदान करती है। पांचवा है बेसहारा लोगों की सहायता करना। बेसहारा सहायता योजना जिसमें काफ़ी आपको समाज के अंदर या रोड पे आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो बेसहारा है, जिनके ऊपर कोई सहारा नहीं है। उनको खाना, कपड़ा या दवाइयाँ वितरण करने का काम करती है। छठा है अनाथालय सहायता योजना। इसमें वही काम है, खाना, कपड़ा, दवाई। काफ़ी लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता का सारा हो चुका है, उनकी भी सहायता साथ